नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्ते जी। सब ठीक। सबको बता दूं मैं कि डॉक्टर अमित थड़ानी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, जब मेरे को कोविड हुआ था, बहुत गंदा कोविड था वो। काफ़ी हेल्प किया था उस समय। बहुत ख़राब समय था सर। थैंक यू सो मच। और अभी मैं मुंबई आया तो सर से मिलना ज़रूरी था कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, वो काम नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट किया था। जब ये स्कीम आई थी 2018 में, 2017 में या 2018 में, उस आसपास, तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि जब इसका जो एक मेजर है, सक्सेस कैसे इसको मेजर करेंगे कि ये सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, उसका एक मैट्रिक ये होगा कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब 4 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा समय, तो रिज़ल्ट सबके सामने हैं। अ, उस हिसाब से देखा जाए तो बजट ठीक है, 5-6 हज़ार करोड़ में स्कीम चल रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं नहीं इसको चलाने के लिए। उसमें एक बात ये आ जाती है कि ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये डॉक्टर चाहते ही नहीं कि देश में किसी की लोगों की थोड़ी बहुत अच्छे से सेवा कर सकें, ये वो। लेकिन इसकी इकोनॉमिक्स में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप क्लिनिक भी चलाते हैं। आप समझते हैं कि कितना कॉस्ट बनता है, और इसमें जो आयुष्मान भारत में मेन इश्यूज कहाँ पे हैं, क्यों ये स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी? तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो बाय डिज़ाइन ऐसा था कि जो उम्मीद थी गवर्नमेंट को कि ये स्कीम का हम जो प्राइसिंग है वो कंट्रोल करेंगे, वॉल्यूम देंगे सब हॉस्पिटल्स को, और वॉल्यूम से उनका जो कॉस्ट है वो मैनेज हो जाएगा। सो दे शुड बी एबल टू मैनेज एट लेस कॉस्ट, ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। और उन्होंने इंश्योरेंस मॉडल के लिए ऑप्ट किया, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं और पर फैमिली कवरेज आपको मालूम है 5 लाख का कवर होता है। बट एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न्ड, ये स्कीम अट्रैक्टिव नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि हमको कोई ज़्यादा प्राइसिंग है, बट क्योंकि वो प्राइसेस फाइनेंशियली इट दे मेक एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल। और मैं ये बहुत कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो डायलिसिस है, जो डायलिसिस का आप 45% ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्लेम रेशियो जो है उनका, वो सिर्फ डायलिसिस एक प्रोसीजर से निकलता है। डायलिसिस से मोर देन 40%। और ये क्यों है? क्योंकि डायलिसिस का जो कॉस्ट है, वो डायलिसिस का जो है वो एज पर समझो प्रिवेलिंग मार्केट रेट के समवेयर क्लोज है। आज की डेट में बड़े सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में 2-2.5 हज़ार रुपया डायलिसिस सेशन का जाता है। एंड जो लोअर एंड हॉस्पिटल्स है वहाँ पर करीब करीब 1500 कॉस्टिंग जाता है। और गवर्नमेंट का जो लोअर एंड पकड़ा है उस पर उनका 1500 रेट है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेडी हैं 1500 में करने के लिए, और आप देखेंगे 40-40 मशीन लोगों ने डाले हैं डायलिसिस करने के लिए फॉर आयुष्मान भारत पेशेंट्स। तो वो लेवल पर वो स्कीम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ पर आप रेट विच इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट के कुछ एटलीस्ट नज़दीक भी दो। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाकी जगह पर रेट्स हैं वो दे आर नॉट नियर बाय, दे आर 10% और लेस ऑफ एक्चुअल प्रिवेलिंग रेट्स इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो एक प्रोसीजर ले लीजिए आप रैंडमली, लंबर पंक्चर जो हम बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में से पानी निकालते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर एक एनेस्थेटिस्ट करता है, जो कि स्किल्ड डॉक्टर है, स्किल्ड प्रोफेशनल है, जिसने अपने ज़िंदगी के 10 साल ये प्रोफेशन को दिए हैं। और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता होगा तो ये प्रोसीजर के लिए वो कभी भी 2,500-3,000 से कम तो लेगा नहीं। एटलीस्ट आने जाने का खर्चा पकड़ के एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आदमी को घर भी लेके जाना होता है, राइट? आएगा, प्रोसीजर करेगा, घर जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये तो एटलीस्ट घर पे लेके जाना चाहिए। इनकी प्राइसिंग 100 रुपया है। 100 रुपया। आपका इलेक्ट्रिशियन आएगा विजिट के लिए 500 से कम में आज की डेट में बड़े शहर में, प्लम्बर आएगा 500 रुपये से कम। ये डिमीनिंग रेट्स हैं। और मेडिकल प्रोफेशन को जो गुस्सा है ये रेट्स के ऊपर इसलिए है क्योंकि दिस इज एन इंसल्ट टू देम टू ऑफर देम सच रेट्स। सीजीएचएस रेट्स आप देख लीजिए, सीजीएचएस रेट तो 2011 का रेट है। जो 2011 में लोग रो रहे थे कि ये रेट बराबर नहीं है, बहुत कम है, वो रेट को बेस रेट पकड़ा है फॉर कैलकुलेशंस। मोस्ट ऑफ द पैकेजेस का कैलकुलेशन में इन्होंने वो रेट को बेस रेट पकड़ा और वो रेट में और 20% कम किया। ओके, नाउ
हाउ डज इट मेक एनी सेंस फॉर दैट रेट टू बी इवन वैलिड इन 2018, जब आपका बाकी सब चीज़ का खर्चा डबल ट्रिपल हो जाता है और आपका ये बजट आप सोचते हैं कि 11 साल में ये रेट एक्चुअली कम होगी पहले से। आप ये सोचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम वॉल्यूम देंगे और वॉल्यूम के हिसाब से लोगों का कॉस्टिंग कम होना चाहिए, लेकिन आपने बेड चार्जेस जो है वो, आपने जो बेड टू नर्स रेशियो है 1:6 उसको चेंज नहीं किया, बेड टू डॉक्टर रेशियो है उसको चेंज नहीं किया, आईसीयू बेड टू नर्स रेशियो 1:2 वो आपने चेंज नहीं किया। यानी अगर मुझे 10 और आयुष्मान भारत पेशेंट लेने हैं तो मुझे अकॉर्डिंगली सबके सब स्टाफ को हायर करना पड़ेगा एज पर वॉट एवर नॉर्म्स आर देयर फॉर एवरीबडी। यानी मेरा कॉस्टिंग एवरेज आउट हो ही नहीं सकता। जितना मेरा आप ऐड करेंगे उतना मेरा लाइट बिल बढ़ेगा, उतना मेरा पानी का बिल बढ़ेगा, क्योंकि ये कंज्यूमेबल्स हैं, राइट। उतना मेरा सैलरी बर्डन बढ़ेगा। तो मेरा खर्चा कम नहीं हो रहा है बिकॉज ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ कि ये फैक्ट्री लगाई है मैंने, मैं आज 100 बना रहा हूँ तो मेरा प्राइस एक्स है, और मैं अगर 1000 बना रहा हूँ तो मेरा प्राइस x/10 हो गया। हेल्थ केयर में नहीं काम कर सकता बिकॉज ये सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है। इसमें आप वॉल्यूम ऐड करेंगे तो भी आपने रेशियो फिक्स किया हुआ है। अगर मैं बेड्स भरूंगा तो वो आप मुझे उतना ही ज़्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, अगर मैं कैपेसिटी एक्सपेंड करूंगा मुझे उतना ही और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरा कॉस्टिंग किसी भी तरह से कम नहीं होता है आयुष्मान भारत पेशेंट्स में। हम क्यों ये गवर्नमेंट स्कीम्स लेते हैं ना कि चलो एक सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट आते रहते हैं तो एक कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा पैसा आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे तो जो हॉस्पिटल्स मैक्सिमम जो ये स्कीम्स लेते हैं वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बाकी बेड खाली जा रहे हैं। तो खाली बेड जाने से तो कुछ तो आएगा, ये इरादे से लोग लेते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लेते हैं, जिनको बेड जानबूझ के भरना ही है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम है, उनको बेड भरना ही है, वहां पर स्टूडेंट्स पैसा दे रहे हैं हॉस्पिटल चलाने के लिए। वहां पर हाँ, तो वहां पर आपके पास में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वहां पर आपके पास में पीजी स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई बोलेगा 100 रुपये देता है तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पीजी स्टूडेंट मुझे पैसे दे रहा है ना कोर्स के लिए, कर दे, उनको अफोर्ड हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो फुली प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो ये स्कीम लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, उनके लिए ये स्कीम्स वर्केबल बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जो आईसीयू है आज की डेट में, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अगर एवरेज आईसीयू चार्जेस देखेंगे तो पर डे का बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। आपके पैकेजेस हैं 2,100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख तक का बिल एक पेशेंट का जाएगा अगर आईसीयू में है, तो ये इसका कॉस्टिंग का इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देखिए ये जो कॉस्ट है इसमें जो पेशेंट क्रिटिकली इल है उसको बहुत सारी दवाइयाँ जाती हैं, राइट। उनको बहुत सारे कंसल्टेंट्स अलग अलग फील्ड्स के देखने के लिए आने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जिनको क्रिटिकल इन्फेक्शन है ब्लड में, तो उनको एक फिजिशियन देखेंगे, उनको एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट देखेंगे, उनको अगर किडनीज उनके फेल हो गए हैं इन्फेक्शन की वजह से तो किडनी के डॉक्टर देखेंगे, राइट। उनका अगर पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड एंड ऑल तो उनको हार्ट के डॉक्टर देखेंगे, राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है वो पेशेंट को बचा के सेफली निकालने के लिए, राइट। दूसरा चीज़ होता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशंस बहुत जाते हैं, रोज़ पेशेंट के ब्लड टेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट, और ये इसलिए नहीं होते हैं कि हमारे को ज़्यादा कमाना है ब्लड टेस्ट से, इसलिए होते हैं बिकॉज पेशेंट्स की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि उनके हर दिन पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो हमको मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास में दूसरा कोई तरीका नहीं है बट टू डू सीरियल टेस्ट्स। तो मैंने आज सीबीसी किया, उसमें ब्लड काउंट पेशेंट का 20,000 है। कल मुझे रिपीट करना पड़ेगा देखने के लिए काउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो वी आर गेटिंग द इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, अगर बढ़ रहा है तो इन्फेक्शन इज स्टिल नॉट कंट्रोल, गेटिंग वर्स। जब तक आप पेशेंट को ऑब्जेक्टिवली आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको मालूम क्या पड़ेगा कि आपको पेशेंट की कंडीशन सुधर रही है कि नहीं। या तो आप रुक सकते हो जब तक पेशेंट एक्चुअली फिजिकली डिटेरियोरेट हो जाए एंड देन यू मे लूज द पेशेंट, या फिर आप प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए उसको सीरियली आप टेस्ट करेंगे टू मॉनिटर एंड देन यू कैन इंटरवीन अर्ली एंड मेक द पेशेंट कम आउट सेफली। कॉस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हाई जाती है बिकॉज इन अ वे आज की डेट में जो हम बोलते हैं कि चलो हम आज से 10 साल पहले चांसेस लेते थे कि नहीं पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, हम टेस्ट कम करेंगे, लेकिन आज की डेट में कंज्यूमर कोर्ट्स बड़े बड़े वर्डिक्ट देते हैं, बराबर है वो, और वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए के पेनल्टी फॉर नेग्लिजेंस लगाने से पास, दैट इज द लेवल ऑफ पेनल्टीज। कभी लाख रुपया, कभी 1 पॉइंट, अभी लास्ट एक
सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डॉक्टर ने गलत दिया तो उस पर 1.2 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया है। तो ये पैसा कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, उसका प्रीमियम आप भरेंगे, बराबर है। उसके लिए आपको फिर इंश्योरेंस कवर चाहिए, आपको पूरे के पूरे स्टाफ का इंश्योरेंस देना है, आपको पूरे हॉस्पिटल का इंश्योरेंस देना है, आपको एक एक डॉक्टर का इंश्योरेंस देना है। एवरीथिंग कॉस्ट मनी, फ्री में तो कोई नहीं करता हमारे लिए। हम डॉक्टर्स जो हैं उनको घर अपना पूरा चलाना है। आप जो हॉस्पिटल है उसको आप कमर्शियल पानी, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेस चार्ज करते हैं, आप उनको कोई रियायत नहीं देते हैं, राइट। उन्होंने भी मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, फुली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नॉट चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स बट एटलीस्ट फुली प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने जगह भी खुद की खरीदी हुई है या लीज की हुई है, उसमें उनको कोई रियायत नहीं मिलती है, राइट। सब चीज़ का कॉस्टिंग आप कमर्शियल के हिसाब से लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि सबको चैरिटी करना चाहिए। तो ये जो आपने बताया कि जो केसेस होते हैं या वायलेंस होती है डॉक्टर्स के खिलाफ, इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इस दिन ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया पेशेंट का, और इसलिए डॉक्टर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए रादर देन ब्लेमिंग द डॉक्टर्स कि जो पेशेंट्स कहते हैं कि यार सरकारी में तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे यार रोज ही ये टेस्ट बोल देते हैं, वो टेस्ट बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, टेस्ट से कुछ मिलता नहीं है, ये तो खुद पैसे कमा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जितना हम प्राइवेट में करते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टिंग होती है, कम नहीं, ज़्यादा होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जो डॉक्टर्स हैं, जैसे एबीजी है, हम दिन में 1 या 2 बार एबीजी करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस आईसीयू में टेस्ट लगता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने खुद काम किया है जहाँ पे हर 4-4 घंटे में टेस्ट करते हैं वो। वहाँ पर टेस्टिंग कम नहीं होता, जो हम टेस्ट करते हैं एटलीस्ट उतना होता है या उससे ज़्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो ये लोगों को गलत फहमी है कि वी आर डूइंग मोर टेस्टिंग। नो, हम डेफिनेटली वी डू टेस्ट बिकॉज पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए हमको टेस्ट की ज़रूरत है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितना हम टेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा टेस्ट होता है, उससे कम नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरा चीज़ है जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द अटैक्स, वास्ट मेजोरिटी ऑफ अटैक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होता है। 2 दिन पहले भी अटैक हुआ है एक डॉक्टर के ऊपर इन पीएचसी इन ओडिशा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गवर्नमेंट का चलाया हुआ। बेरहमी से पीटा है रिलेटिव्स ने डॉक्टर को। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर अकेला पर्सन है, वो सेंटर में गवर्नमेंट सेंटर है, फ्री सेंटर है, क्यों मारा? अगर डॉक्टर लूट रहा था वहां बैठ के, 1 रुपया नहीं लिया डॉक्टर ने। अब सेम आप देखेंगे, हमने एजिटेशन किया था सायन हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ था जब भी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एजिटेशन। सायन हॉस्पिटल फ्री हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट 1 रुपया नहीं देता है। क्यों वायलेंस हुआ? क्योंकि एटीट्यूड है, ये एटीट्यूडनल है दैट दे कैन गेट अवे विथ इट। ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। और इंडिया अकेली कंट्री नहीं है जहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स होता है। अभी यूएस में एक डॉक्टर के ऊपर नाराज होकर पेशेंट ने उसको गोली से उड़ा दिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन था। तो ये वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो चीज़ है नहीं। आपको मालूम है, देख ही रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसको चाहिए अपने लॉ को अपने हाथ में ले लेता है और लोगों को लगता है दे कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि वो यहाँ आज मार भी दिया तुम्हारे को तो 10 साल लड़ते बैठो, प्रूव करो। वो डॉक्टर्स कोई रेडी नहीं होता है उतने साल लड़ने के लिए। अगर मुझे डॉक्टर को मैंने डॉक्टर को मारा है, मैं घूम रहा हूँ आराम से, मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन तो होना नहीं है। और डॉक्टर भी मालूम है, डॉक्टर का दिमाग ऐसे चलता है कि यार जाने दो, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा, कहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूंगा, जाने दो, छोड़ दो, केस वापस ले लेगा। एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर का ये मेंटालिटी होता है कि उसको वो झमेले में जाएगा कि ये पुलिस स्टेशन जाओ, वो कोर्ट जाओ, या अपना वो प्रैक्टिस करेगा। सो दे लेट इट गो। और ये मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर चेंबूर में मेरे एक कंसल्टेंट थे, पेशेंट वॉज ब्रॉड डेड। ओके, ब्रॉड डेड, हाँ, पेशेंट मर चुका था जब हॉस्पिटल में लेके आए। डिक्लेयर किया डॉक्टर्स ने कि पेशेंट इज ऑलरेडी डेड। स्टाफ को और डॉक्टर को मारा रिलेटिव्स ने, मरे हुए पेशेंट के लिए। जो पेशेंट इज ऑलरेडी ब्रॉड डेड एट द टाइम दैट पेशेंट इज कम। वो डॉक्टर ने एसोसिएशन के पास आए, एसोसिएशन ने रिप्रेजेंट किया पुलिस स्टेशन में, वो जो जिन्होंने मारा था उनको अरेस्ट भी हुआ। फिर डॉक्टर बोलता है मैं केस वापस लेता हूँ, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको नहीं जाना है घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन। दैट इज हाउ इट इज। इसी वजह से क्या होता है कि लोग एम्बोल्डन हो जाते हैं।
और लोगों को लगता है दे कैन गेट अवे विद इट। ये प्रॉब्लम है। इसलिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैज वेरी लिटिल टू डू विद कॉस्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई आएगा ना, बोलेगा मैं तुम्हारा हॉस्पिटल फोड़ दूंगा, तो वो बोलेगा जा पापा बिल मत भर जा, क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, बराबर है। उसको मालूम है कि अगर तोड़फोड़ होगा तो जितना उसका बिल होना है उससे ज्यादा तोड़फोड़ का खर्चा बनाने में होगा। तो वो हाथ जोड़ेगा मॉब को और बोलेगा नहीं आप पेशेंट को लेके जाओ, बिल बाद में देख लेंगे, नहीं भरोगे तो भी चलेगा, जाओ। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कोविड के टाइम पर पॉलिटिशियंस ने अपना धंधा बना दिया था कि हॉस्पिटल में जाके दमदाटी करना है, प्राउडली अपने वीडियोस डाल रहे थे सब जगह। किसी ने सोचा कि कितना खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल चलाने में, कि कोविड में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको 3 गुना ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा है हॉस्पिटल्स को, या एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जहां पर खरीदी हम लोग को 1500-1800 रुपया पड़ रहा है, जहां पर पहले 150 रुपये में मिलता था, या जो N95 मास्क 20 रुपए का था आज 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। जब भी कॉस्टिंग आदमी का 3-4 गुना बढ़ जाता है, आप सोचते हैं कि वो हॉस्पिटल का चार्जेस कम होना चाहिए और आप फिक्स कर देंगे उसको ऐसे चार्जेस पे जो नॉर्मल रेट से भी कम है। इस पे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि कोविड के टाइम भी हमारी बात हुई थी इस पे। हाँ, कि जो रेट फिक्स किया था महाराष्ट्र सरकार ने वो शायद 9-1 हजार रुपए था पर पेशेंट, कि आप 4,000 रुपया था। 4,000 वार्ड का 4,000 था, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर का 7,500 था, आईसीयू विद वेंटिलेटर का 9,000 रुपया था। आईसीयू विद वेंटिलेटर को ले लेते हैं, हाँ। है ना, 9,000 रुपया इन्होंने फिक्स कर दिया हाँ। कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने के लिए दिन का कितना खर्चा आया होगा उस समय? उस समय सेकेंड वेव के टाइम पर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो सिलेंडर होता है जो हम खरीदते हैं, उसका कॉस्टिंग खरीदी हॉस्पिटल्स को 1500 से 1800 रुपया एक एक सिलेंडर का पड़ रहा था। एक पेशेंट जो वेंटिलेटर पे होता है एवरेज 8 से 10 सिलेंडर जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के खाता है, 8 से 10। 15 से 18 हजार रुपए सिर्फ सिलेंडर का। ऑक्सीजन का कॉस्ट, सिर्फ ऑक्सीजन का कॉस्ट वो पेशेंट के पीछे जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। वार्ड में आपने 2 लीटर वाले पेशेंट रखे हैं ना, उनको ज्यादा आपका खर्चा नहीं आने वाला, क्योंकि वो एक सिलेंडर आपका 24 घंटे चल जाएगा। लेकिन जो पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, और आप बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक एक सिलेंडर का हमको मालूम है, मुझे मालूम है, मेरा डेली का ऑक्सीजन बिल 2 लाख से ज्यादा था। डेली ऑक्सीजन का सिर्फ खरीदी मेरा मोर देन 2 लाख हो रहा था पर डे। उसके अलावा 12 मशीन मेरे पास में थे जो इन कॉन्सेंट्रेटर्स थे जो दिन रात चल रहे थे, और उसका रेंट में अलग से भर रहा था, उसका रेंट में अलग से भर रहा था। और रेंट भी उस समय जिसको जो मर्जी हो रेंट मांग रहा था। आज की डेट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 20-20 हजार रुपये में बिक रहे हैं। वो टाइम पर हमको 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये में खरीदने पड़े मशीन, क्योंकि वो टाइम पर उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी, सेम मशीन। तो उस समय की बात है कि हम लोग का जो कॉस्टिंग था वो इतना हैवी था। और चलो मैं बोलता हूँ, चलो हमारा कॉस्टिंग अगर सेम भी होता, फॉर एग्जांपल सेम तो नहीं था, इट वाज 3 times to 4 times हायर कॉस्ट फॉर अस, स्टिल जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया जो नॉर्मल के हिसाब से भी कम। आप सोचिए 9,000 रुपये में आप नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कोई आईसीयू में। आप सोचते हैं कि कोविड का ट्रीटमेंट होगा विथ ऑल बैरियर्स, विथ ऑल प्रोटेक्शन, विथ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर एट अ टाइम जब आपका ऑक्सीजन रेट हाई है, सब चीज़ हाई है, तो कैसे पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। इट इज़ वेरी शॉकिंग कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट हुई हैं और कोर्ट्स ने इंटरफेयर नहीं किया, जबकि उनको मालूम था। उन्होंने, और महाराष्ट्र तो बहुत आगे चला गया, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो इवन जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए नहीं एडमिट हो रहे, नॉन कोविड ट्रीटमेंट है, उसके भी सब रेट कैप कर दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि आप कोविड का कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपने सबके सब रेट लिस्ट निकाल दिया कि ये सब जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है, अपेंडिक्स, आपने वो सब के भी रेट कैप कर दिए, जो कि कोर्ट ने सेट असाइड किया। और कोर्ट ने जब सेट असाइड किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया कि अगर ये सेट असाइड हो रहा है, जो ग्राउंड्स इसके लिए वैलिड हैं वो आपके जो नॉर्मल कोविड ट्रीटमेंट है उसके लिए भी वैलिड है। लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया। मेरे हॉस्पिटल को स्टे था कोर्ट से, ये जो हैरेसमेंट हो रहा था हम लोग का ये बिल्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर 25-20, 10-10, 12-12 लोग लोकल कॉरपोरेशन के घुस के आ जाएंगे आपके हॉस्पिटल में, और अभी हमको ये दो, अभी हमको वो दो, फिर वार्ड में पीपी पहन के घुस जाएंगे और पेशेंट्स को वहाँ पर रख के उकसाएंगे बिल भरने का नहीं। वी हैव लिव्ड थ्रू दैट टाइम कि जब भी पूरा वार्ड भरा हुआ है पेशेंट्स के साथ में, तब म्युनिसिपल वाले आके बैठ जाते हैं, आपका पूरा ओपीडी भरा हुआ है पेशेंट से, और वो बीच में आके बैठ जाते हैं, मुझे ये पेपर दो, मुझे वो पेपर दो। वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ हैरेसमेंट, अनबिलीवेबल लेवल ऑफ हैरेसमेंट। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग लूट रहे हैं। नहीं, हम लोग का एक्चुअली खर्चा उतना है।
ये मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेंटेलिटी है ना कि जो कोविड के टाइम पे खुल के सामने आई कि ये कैप कर दो, इसको ये 9,000 रुपये लगा दो, 10,000 रुपये, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। यही मेंटेलिटी है जो आयुष्मान भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि ये रेट को इस ये रेट इसका ये है और ये लोग चार्ज कर रहे हैं इसका। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं जिनके रेट फिक्स किए गए हैं, आप उनका खर्चा या इकोनॉमिक्स उनकी क्या है वो बता सकें तो। मैं अभी आप देखिए, मैं जस्ट आपको थोड़े एक दो रेट लिस्ट बताता हूँ। मेरे पास में रेट लिस्ट है सर्जरी की बात, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, तो वी कैन डिस्कस अबाउट सम सर्जिकल रेट ओनली। उसका एक देख लेते हैं। सिजेरियन डिलीवरी, इनका रेट है 11,500 रुपया सिजेरियन का। हाँ। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में टीयर 2 सिटी में अभी बढ़ा के 12,000 किया है, और टीयर 1 सिटी में जैसे मुंबई शहर होगा 15,000 रुपया किया है। ओके, इसमें क्या क्या आता है 15,000 रुपये में? इसमें हॉस्पिटल के 5 दिन का खर्चा आता है, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस आता है, एनेस्थेटिस्ट चार्जेस आता है, सर्जन के चार्जेस आते हैं, बेड चार्जेस आता है, विजिट चार्जेस आता है, ड्रेसिंग वगैरह होंगे तो वो आता है। असिस्टेंट सर्जन आजकल कंपलसरी हो गया है गायनेक्स के लिए, सिजेरियन में असिस्टेंट सर्जन आता है, यानी 2 सर्जन, 1 एनेस्थेटिस्ट, 5 दिन के विजिट्स तक, और आने जाने का खर्चा भी आता है। अभी अगर कोई एनेस्थेटिस्ट आ रहा है केस के लिए शहर में, तो बेसिक जो कॉस्ट होता है एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार तो लेगा कम से कम, राइट। दवाइयों का खर्चा कम से कम 3-4 हज़ार तो आता है, उससे कम तो नहीं। 5 दिन की दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन थिएटर की दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन थिएटर का एक एक जो मटेरियल होता है स्टिच का, वो एक एक मटेरियल 700, 800, 800 रुपये का है। एटलीस्ट 3 सूचर मटेरियल लगते हैं, तो वो फिजिकल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो ओटी में लगना है, बेहोशी की दवा लगनी है, राइट, जो क्लीनिंग एजेंट्स लगने हैं, एंटीसेप्टिक्स लगने हैं, एवरीथिंग कॉस्ट मनी, फुकट नहीं आता ना सब। तो हर एक चीज़ का कॉस्टिंग होता है उसमें। आप खाली कट टू कट परचेस कॉस्ट देखेंगे मेडिसिन का, तो भी मिनिमम 3 to 4,000 रुपीज सिर्फ परचेस कॉस्ट आना है, उससे कम नहीं पॉसिबल है। नॉर्मली कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार होता है, लेकिन आप कम कम कर करके करेंगे तो भी 3-4 हज़ार से कम नहीं आता। आपका ये 2 चीज़ का पकड़ के, सिर्फ 2 चीज़ का पकड़ के, मेडिसिन का पकड़ के और एनेस्थेटिस्ट का पकड़ के, ऑलरेडी खर्चा आधे से ज़्यादा बिल का निकल चुका है। आपका 11,500 में से आपका ऑलरेडी करीब करीब 5-6 हज़ार रुपया निकल चुका है। अभी वो बाकी बचा 6 हज़ार रुपया, इसमें 2 सर्जन और हॉस्पिटल, किसको कितना मिलेगा आप सोचिए। हॉस्पिटल को 2,000 रुपया मिलेगा 5 दिन के ट्रीटमेंट का, ओटी चार्जेस का, 2 घंटा ऑपरेशन थिएटर है जिसमें कम से कम आपके 5 स्टाफ वहां पर है। सर्जन क्या घर लेके जाएगा? 2,000 रुपया। कौन ये रेट बना रहा है? कैसे पॉसिबल है? आप सोचते हैं कोई सर्जन आएगा, पूरी की पूरी मेडिको लीगल रिस्क अपने सर पे लेगा, इमरजेंसी में आधा रात को सिजेरियन करेगा, आप 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा नहीं देंगे, 5 दिन पेशेंट की देखभाल करेगा, और उसके बाद 2-2.5 हज़ार रुपया पकड़ाएंगे हाथ में? इज दिस फेयर? काफी डिमीनिंग, बहुत डिमीनिंग है ये, और डॉक्टर्स इसीलिए नाराज हैं क्योंकि डिमीनिंग है उनके लिए। वो अपने ओपीडी में कंसल्टिंग रूम में बैठेंगे, 2 पेशेंट देखेंगे, उनका 2,000 रुपया हो जाएगा। वो यहाँ पर 5 दिन की सेवा करे पेशेंट की, अपना प्रोफेशनल हार्ड वर्क है, कि प्रोफेशनल हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट नहीं है डॉक्टर्स के लिए। और ये मेरे ख्याल से जो कंट्रास्ट आता है ना कि सरकारी में देखो कितने सस्ते में हो जाता है, तो ये लोग इतना महंगा क्यों कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। प्रोसीजर्स मेडिकल कॉलेज में, अगेन आई एम सेइंग, मेडिकल कॉलेज में डायनामिक्स पूरे अलग होते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं सब ये सब करने के लिए। अगर आप फुल क्वालिफाइड प्राइवेट डॉक्टर्स लेंगे तो आप नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। आप भले कितना भी वॉल्यूम कर रहे हैं, आप फिजिकली नहीं कर सकेंगे केसेस। अभी आप सोचिए, अगर डॉक्टर कोई ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल सैलरी पे भी रखता है, एटलीस्ट एक 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी तो कम से कम बनती है, कोई हार्ड अर्न प्रोफेशनल है। आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट में जॉब अगर कोई करेगा बंदा एट अ मॉडरेट पोस्ट, तो भी उसको 2-3 लाख की तो सैलरी होती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, एक डॉक्टर अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उसकी एटलीस्ट एक 2-2.5 लाख रुपए, चलो आप सबसे जूनियर मोस्ट पर्सन रख लो, तो भी एटलीस्ट 1 लाख रुपए सैलरी तो होती है, कम से कम बनती है उनको,
ही इज अ प्रोफेशनल हु हैज पुट इन 12 years ऑफ हिज लाइफ इन दैट, उतना तो उसका रिस्पेक्ट बनता है। तो भी आप सोचिए, दिन के 2 केस भी अगर ये डॉक्टर ने कर लिया तो आप उसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अभी आपके पास में मेडिकल स्टूडेंट है, पीजी स्टूडेंट है, जो आपको फीस दे रहा है, राइट? या चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप उनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आप उनको 30,000 20,000 इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, बराबर है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो कॉस्टिंग है, क्योंकि उनके पास में मैन पावर है, उस हिसाब से पॉसिबल है। मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि समवन एल्स इज पेइंग फॉर इट, द डॉक्टर्स आर पेइंग फॉर इट, डॉक्टर खुद फीस दे रहा है और वही फीस से हॉस्पिटल चलेगा, ना कि वो कॉस्टिंग मैनेज हो सकता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो सरकारी खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सरकार को करना है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट, फुली प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक माय हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, जो आपसे 1 रुपया बेनिफिट नहीं लेता है, जिसको आप कमर्शियल पानी, कमर्शियल लाइट, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेस चार्ज करते हैं, जिसको आप फुल जो बायोमेडिकल वेस्ट है 75 बेड के ऊपर चार्ज करते हैं। मेरा 75 बेड का हॉस्पिटल, आप मुझे पूरा का पूरा 75 बेड के ऊपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का चार्ज करते हैं, इवन इफ आई हैव ओनली 5 पेशेंट इन माय हॉस्पिटल, राइट? मुझे पूरा 75 बेड के हिसाब से स्टाफिंग रखना है, इवन इफ आई हैव ओनली 20 पेशेंट इन द हॉस्पिटल। आप कौन सी रियायत देते हैं जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हॉस्पिटल्स की कॉस्ट सडनली गिर जाएगी और आप 2-3 हज़ार रुपए में सब चीज कर सकेंगे? These are decisions made by people who don't have to actually work on this thing, जिनको एक्चुअली में ये लगता है कि ये कॉस्ट में कुछ मैनेज हो सकता है। ये कॉस्ट 2011 में भी लो थी। ये 2011 के जो रेट्स इन्होंने लिए हैं और उसमें से भी 20% घटा दिया, तो ये 2011 का रेफरेंस क्यों लिया है? क्या है ये 2011? ये क्या है ना कि 2011 का CGHS रेट है, जो 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने रेट किया था फिक्स, और वो रेट आज भी मुंबई शहर में यूज हो रहा है, 2011 का रेट फॉर CGHS पेशेंट्स। ओके, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबके सब पोर्टल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो CGHS, ECHS, ESIC as well as Ayushman Bharat are all on one portal now, which portal is controlled by PMO directly. तो सब कुछ वही पोर्टल पे आ रहा है, एंड इवेंचुअली ऑल स्कीम्स विल गेट अमालगमेटेड इनटू आयुष्मान भारत। सबके सब जो दूसरे बेनिफिशियरीज हैं उनको भी आयुष्मान भारत कार्ड दिया जा रहा है। तो ये सब के सब स्कीम्स जो हैं, अलग अलग स्कीम, ये सब सब्ज्यूम हो जाएंगे अंडर आयुष्मान भारत। लेकिन आयुष्मान भारत का बेस रेट तो वही कैलकुलेशन में आप ले रहे हो 2011 का अभी तक, और आप समझते हैं कि 2011 का बेस रेट आप लेंगे और उसमें 10% बढ़ा के दे देंगे। अभी बढ़ाया है रिसेंटली कि वो 11,500 का 12,000 और 15,000 कर लेंगे तो कॉस्ट मैनेज हो जाएगा। इट्स योर मिस्टेक, बिकॉज 11 साल में कॉस्ट ट्रिपल हो गया है। जब 11 में ये रेट था तभी भी ये रेट लो था। CGHS रेट में आज भी 90 रुपीज़ है फॉर कंसल्टेंट विजिट। हॉस्पिटल में कोई कंसल्टिंग डॉक्टर आता है, विजिट करता है पेशेंट को, तो 90 रुपया देते हैं। 90 रुपया सरकार का है ये रेट, 90 रुपया। और वैसे कितना चार्ज होता है? बिटवीन 500 and 2000 डिपेंडिंग ऑन द रूम। सबसे कम से कम टियर 2 सिटी में भी 500 रुपया विजिट का लेते हैं। टियर 1 सिटी में आज की डेट में एट एनी डिसेंट हॉस्पिटल 800-1000 रुपया जनरल वार्ड का, एंड मे बी अबाउट 2000 रुपया प्राइवेट रूम का विजिट चल रहा है। आपका 90 रुपया रेट है। डिफरेंस 10 टाइम्स का है, डिफरेंस 10% का नहीं है। और 90 रुपया कौन देता है? 90 रुपए में क्या मिलता है आपको? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि 100-200 रुपए तो मतलब इलेक्ट्रिशियन को, किसी को प्लम्बर को बुलाओगे वो बिना 200 रुपए ले जाएगा नहीं। और सिर्फ ये नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आता है। CGHS रेट में प्रॉब्लम कहाँ पर आता है। अभी कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर आपका पेशेंट एडमिट है, आप उसका बेड चार्ज 1000 रुपया देते हैं जनरल वार्ड का, ठीक है, उसमें खाना वाना सब इंक्लूड बोलते हैं, ठीक है, चलो। आपका विजिट चार्ज आप 90 रुपीज़ देते हैं। अभी पेशेंट आया है जिसको कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम है, हमने उसको फिलहाल कंजर्व किया है उसको। मैं जैसे पेशेंट आया मेरे पास में, डायबिटीज़ है और पाँव सड़ गया है फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन है, डायबिटिक फुट बहुत कॉमन कंडीशन है। पेशेंट मेरे पास आया, मैंने एडमिट किया है, उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। पाँव के लिए मुझे देखना है, डायबिटीज़ के लिए डायबिटोलॉजिस्ट को देखना है या फिजिशियन को देखना है। 2 डॉक्टर हो गए, आप पैसा एक ही का देंगे। मतलब अगर 2 डॉक्टर देख रहे हैं दिन में पेशेंट को, तो आप जो 90x2 है ना वही देंगे, 90x4 नहीं देंगे। भले दूसरा डॉक्टर पेशेंट को रोज देख रहा है और मैं भी रोज देख रहा हूँ, आप पैसा एक ही का देंगे।
तो these are not practical things. अभी पेशेंट आप सोचिए आईसीयू में, वैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, पेशेंट आईसीयू में है और वही आईसीयू में पेशेंट है, उसको ऑलरेडी 4 कंसल्टेंट देख रहे हैं, आप पैसा एक ही का दोगे, बाकी 3 को पैसा कौन देगा? और मैं इसके मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना ऐसे पॉलिसी मेकिंग के, जो हमने कोविड में देखे थे कि आप जैसे जो जिसको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आप उसको तो ठीक ठाक रेट फिर भी दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की नीड बढ़ती जा रही है, जैसे आपने कहा कि एक दिन में 1800 रुपये का तो एक जंबो सिलेंडर आता है, जो कि 10 जंबो सिलेंडर चाहिए एक पेशेंट के लिए जो आईसीयू में है, अब उसके लिए सिर्फ 9000 दे रहे हो, और जो नॉर्मल वार्ड में उसको 5000 दे रहे हो। 5000 वाले का तो फिर भी निकाल लेगी खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल, 4000, 9000 का कैसे निकाले? वो तो डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। और उससे होता क्या है कि जब पेशेंट जो सीरियस कंडीशन में है उसको क्या एडमिट ही नहीं करेंगे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इवेंचुअली करना यही पड़ेगा। बोलना तो अब अनकंफर्टेबल है ये चीज, लेकिन वो करेंगे कैसे जब आप उनका खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो वो कैसे एडमिट कर सकते हैं? तो ये एक्चुअली में हुआ है बहुत जगह पर। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये पॉलिसी मेकिंग की वजह से और ऐसे डिसीजन मेकिंग की वजह से जो भी पेशेंट थोड़े भी हैं जो लग रहा था कि जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने उनको सीधा आईसीयू में डाल दिया है। एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे बहुत सारा आईसीयू ऑक्यूपेंसी 100% ही चल रहा था। एंड उसमें एक्चुअली नंबर ऑफ एकदम क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं, जो उस लेवल के हॉस्पिटल में अगर मेरे पास में 20 पेशेंट हैं जो, तो वो 20 के 20 ऐसे पेशेंट होने चाहिए जो दूसरे जगह मैनेज ही नहीं हो सकते, इस लेवल के बैड पेशेंट होने चाहिए। लेकिन दैट वाज नॉट द केस। पेशेंट्स हु वर कुड पॉसिबली हैव बीन मैनेज्ड इन ऑक्सीजन वार्ड, वो सब पेशेंट आईसीयू बेड में थे। कॉस्ट बचेगी क्योंकि कम ऑक्सीजन लगेगी। और ये है ना, बहुत सिलेक्टिवली ये सब रूल्स अप्लाई किए गए हैं। आपको मैं बताता हूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो मतलब अराउंड 50 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल है, फुल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट्स थे जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, वार्ड में भी पेशेंट्स थे। वो अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल में आग लगी एंड दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, बट हॉस्पिटल से सब पेशेंट्स को उनको शिफ्ट करना पड़ा टू अदर हॉस्पिटल। तो आजू बाजू में जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर वो पेशेंट्स को उन्होंने शिफ्ट किए। और सब पेशेंट्स, थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, सब पेशेंट्स बच गए। और बीच में गवर्नमेंट पाँव रख के आती है और बोलती है कि वहाँ पर एक दिन के लिए शिफ्ट किए थे पेशेंट्स को, जो दूसरे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मतलब बहुत 5 स्टार 7 स्टार्स जैसे वो हॉस्पिटल्स हैं, वैसे वहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट किया था उन्होंने। और इनको बोला गया कि आपको वही जो गवर्नमेंट रेट है वो रेट पे लेना है, 9000 रुपया, 10,000, जो 9000 रुपये वाला वही रेट पे लेना है। और सामने वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का बिल है, वो आपको भरना है। और वो बिल कितना था एक दिन का? 1.5 लाख रुपया। अभी आप देखिए हाउ दिस वर्क्स, जहां पर आपके खुद के लॉज एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए अलग चलते हैं, और जहां पर आपका कुछ पर्सनल है वहां पर आप उनको जो मर्जी वो चार्ज करने देते हैं। तो पॉलिटिकल पैट्रनेज का ये अलग सब जो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, मैं आपको क्या बताऊं। तो इसमें आयुष्मान भारत वाले जो स्कीम है उसकी जो कैपिंग होती है, तो उसकी वजह से भी ऐसे इफेक्ट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। मुंबई में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत नहीं कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है, एक भी नहीं। There are hospitals doing CGHS, right? There are hospitals doing state government scheme, but मुंबई में आयुष्मान भारत पे रेट्स पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं काम कर रहा है, कोई भी नहीं। गवर्नमेंट स्कीम जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट की है, हमारा महात्मा फुले योजना है, उसमें हॉस्पिटल्स थोड़े बहुत हैं जो काम कर रहे हैं। CGHS रेट पे फिर भी लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज मतलब वो पहले से ही एम्पैनल्ड हैं, प्लस CGHS में प्रोसीजर्स हैं कोई कोई, जैसे कार्डियक इंटरवेंशन, वहाँ पे 2-4 प्रोसीजर्स हैं जिनमें थोड़ा कॉस्टिंग निकल जाता है। बाकी आप देखेंगे तो CGHS में भी आप मैक्सिमम जो प्रोसीजर्स हैं वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करता है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जैसे मान लीजिए कोई आ गया, ऐसा पेशेंट आ गया जिसके अंडर में आयुष्मान भारत में आना चाह रहा है वो, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग है वो और जो एक्चुअल कॉस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है,
और मेरे को नहीं लगता कि वो रिइम्बर्समेंट जो है सरकार की तरफ से वो भी टाइम पे आता होगा। नहीं, वो तो तो इतना होने के बाद वो तो सीधा मना कर देते होंगे मना कि हम करते नहीं हैं। कर सकते। हाँ, मैक्सिमम आप देखेंगे ना, हॉस्पिटल सीधा बोलते हैं कि नहीं, ये प्रोसीजर हम करते ही नहीं है। ये नहीं बोलेंगे हम नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट नहीं कम है, बट वो पोलाइटली बोल देंगे कि प्रोसीजर यहाँ पे होता ही नहीं है। होता भी होगा तो बोलेंगे नहीं होता, बिकॉज उसकी कॉस्ट बैठ ही नहीं सकती है। आपको मैं बताता हूँ, एक प्रोसीजर होता है जो डायलिसिस के पहले किया जाता है, शंट बोलते हैं उसके, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बोलते हैं। वो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का एवरेज रेट जो सब जगह पे प्रिवेलिंग रेट है वो है 25,000 से लेके 30,000 तक, और ये एक्सेप्टेड है कि 25,000 रुपीज़ तक उसका जो रेट है। ये प्रोसीजर जो है ये कार्डियोवास्कुलर सर्जन करते हैं माइंड यू, या फिर यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो दे आर पीपल हु आर सुपर स्पेशलिस्ट, दे आर नॉट पीपल इवन हु आर MS जनरल सर्जरी। ये सुपर स्पेशलिटी वर्क है जो या कार्डियक सर्जन करते हैं या यूरोलॉजिस्ट करते हैं। ओके, तो सुपर स्पेशलिस्ट ये प्रोसीजर कर रहा है, पेशेंट एक दिन ही रहेगा हॉस्पिटल में। इसका जो रेट है मैंने बताया आपको, 25 to 30,000 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग होता है। जो गवर्नमेंट स्कीम का आयुष्मान भारत का रेट है ना, 2,300 रुपया है, 2,300। सो बेसिकली वही 10 गुना कम। हाँ, 1/10। और ये सब प्रोसीजर्स जो आप देखेंगे ना, ये लाइन से सब प्रोसीजर्स का इसी, एंड दे आर नॉट मेड विथ एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आई टेल यू, ये जो रेट्स है ना, ये बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बिना बना है। अगर आपका पेशेंट है जो आप रेट लिस्ट, अभी जो नया रेट लिस्ट देखेंगे तो और भी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। गॉल ब्लैडर सर्जरी में इन्होंने चार टाइप के अलग अलग सर्जरीज होते हैं। समझो, गॉल ब्लैडर सर्जरी ओपन, जिसमें आपको सिर्फ गॉल ब्लैडर निकालना है। गॉल ब्लैडर सर्जरी जो आप लैप्रोस्कोपिक करेंगे जिसमें खाली गॉल ब्लैडर निकालना है। गॉल ब्लैडर सर्जरी जिसमें आपको मेन बाइल डक्ट में अंदर स्टोन फंसा है, वो स्टोन क्लियर करना है, यानी उसको CBD एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, वो जो ओपन कर रहे हैं। और जो गॉल ब्लैडर सर्जरी जिसमें आप वो सेम प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं। ये 4 प्रोसीजर्स हैं जिनका कॉस्टिंग रियलिटी में कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, क्योंकि क्यों डिफरेंट है? क्योंकि खाली आप नॉर्मल गॉल ब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक, पेशेंट 2 दिन में घर चला जाता है। अगर आप CBD एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो मेन बाइल डक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पेशेंट 7 to 10 डेज रहता है हॉस्पिटल में। अच्छा, आपके कॉस्ट सेम है, कॉस्ट सेम है पैकेज। जो आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो और ओपन सर्जरी का कॉस्ट सेम है। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है रेट्स। आप देखेंगे ICU रेट्स, आप देखेंगे तो बहुत जो बेसिक ट्रीटमेंट है, स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसा ट्रीटमेंट, जहाँ पे पेशेंट एपिलेप्सी है, पेशेंट को सीजर आया, पेशेंट ICU में आया है, वो, और जो क्रिटिकल इलनेस है जैसे हार्ट अटैक या मेजर स्ट्रोक है या सेप्टिसीमिया है, जिसमें एंटीबायोटिक्स का ही खर्चा आपका हज़ारों रुपए का रोज का होता है, वो दोनों के रेट सेम है, कॉस्टिंग सेम थोड़ी है। अभी स्टेटस एपिलेप्टिकस में आप सिर्फ एक ड्रग देंगे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। और जो क्रिटिकली इल पेशेंट है जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, उसको आप एंटीबायोटिक देंगे, ब्लड प्रेशर के लिए अलग मेडिसिन देंगे, डायलिसिस करना पड़ सकता है, उसको 4 डॉक्टर देखेंगे उसको, और आपका बजट सेम है, दोनों का सेम कॉस्ट है। अभी तक मेरे को लग रहा था कि इसका जो मेन कारण है ना कि ये रेट्स इतने कम क्यों हैं, वो इसलिए कि सरकार पैसा बचाना चाह रही है। बिल्कुल बचाना चाह रही है। लेकिन अब इसके जो रेट्स हैं, ये तो जो डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, उसको पता होगा कि इसमें कम से कम भाई ये 3-4 जो रेट्स दिखा रहे हो, इसमें प्रोसीजर में डिफरेंस है। आप रेट कैसे सेम कर सकते हो? कम से कम 200-300 रुपए का कुछ तो अंतर रखो यार। आप देखिए कि फ्रैक्चर का, अगर किसी का हार्ट टूट गया, उसको ऑपरेशन करके फ्रैक्चर को फिक्स करना है, उसका पैकेज रेट कितना होगा? 7,500 रुपया, 7,500 रुपया फॉर फिक्सिंग अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। अभी जो एनेस्थेटिस्ट है, वही 2,500-3,000 लेके जाएगा। मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक में ना मेडिसिन पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। आपका कम से कम 4-5 हज़ार रुपये मेडिसिन कॉस्ट आना है। जो प्लेट आप अंदर लगाएंगे, वो प्लेट का वो लोग अलग से देते हैं, वो प्लेट का कॉस्ट मैक्सिमम फिक्स्ड है कि वो कितने तक देंगे, उसके आगे वो नहीं देंगे, राइट? आपका सर्जन क्या घर लेके जाएगा और हॉस्पिटल क्या लेके जाएगा? जो 2 या 2,500 रुपया बचेगा उसमें सर्जन क्या लेगा और हॉस्पिटल क्या लेगा? और आप वो रेट को आज भी 2022 में भी वही रेट पकड़ते हो और उसमें 10-15%, 20% इंक्रीज करके सोचते हो कि मैंने तो बढ़ा के दिया।
हाउ इज लेकिन वो तो पॉसिबल? पहले घटा दिया था ना, हाँ, 2011 तो ये में मैं बोल रहा हूँ ना, 20% घटाया था। हाँ, तो ये जो यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी उन्होंने थोड़े पैकेजेस बढ़ाए हैं और थोड़े पैकेजेस एक्चुअली घटाए भी हैं, हम्म। राइट? तो जो पैकेजेस बढ़ाए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बढ़ाने के बाद आप 20% इंक्रीज कर रहे हैं रेट एट, बट आप बेस कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं कि वो रेट एक्चुअली पॉसिबल भी है या नहीं। जो वो रेट आपने कैलकुलेशन किया है वो रेट तो पॉसिबल तो होना चाहिए ना, वो रेट में जो बेसिक कॉस्ट आता है कोई एस्टैब्लिशमेंट का वो कॉस्ट तो कवर होना चाहिए कि नहीं? फिर ये जो हॉस्पिटल जो थोड़े बहुत हैं, जो टायर 2 टायर 3 टाउन्स में थोड़े बहुत जुड़ गए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनका क्या वो है कि ये कैसे कमा रहे, टीयर, मतलब ये? हाँ, टीयर 3 में है ना, स्टाफ सैलरीज बहुत कम है, हाँ। ठीक है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, प्रॉपर्टी सस्ती है, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। हाँ। टीयर 3 सिटीज़ में ये स्कीम फिर भी कोई प्रोसीजर्स के लिए काम कर सकता है, मैक्सिमम के लिए वहाँ पे भी काम नहीं करने वाला है। अगर आप देखेंगे 45% ऑफ बजट इज ओनली डायलिसिस, क्योंकि वो वायबल रेट्स है। बट आप बाकी सब प्रोसीजर्स देख लीजिए, टोटल जो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो 47% ऑफ ऑल प्रोसीजर्स आर डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 53% ऑफ ऑल प्रोसीजर आर डन इन प्राइवेट हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत। अभी मैक्सिमम जो आपके डायलिसिस हैं वही आपका 40% हो गया, जो कि मैक्सिमम उनमें से प्राइवेट में हो रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही स्कीम चल रहा है। आपका कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्कीम चल रहा है? इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर। आंख के डॉक्टर्स कर रहे हैं थोड़े बहुत प्रोसीजर्स, राइट, के बेसिक कैटरैक्ट वैटरैक्ट कर रहे होंगे, जो बहुत सारे लोग इवन डोनेट भी करते हैं उसके लिए, वो फ्री में भी हो सकता है, राइट, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स फ्री में भी करते हैं, राइट। और आपका मेनली डायलिसिस चल रहा है। आपके बाकी आप देख लीजिए कार्डियक इंटरवेंशन कितने हो रहे हैं या न्यूरो इंटरवेंशन कितने हो रहे हैं, बहुत कम। आप देख लीजिए अभी हर्निया का सर्जरी है, हर्निया का सर्जरी का आप टोटल पैकेज दे रहे हैं 17,000 रुपये का। अभी बढ़ाया है उन्होंने, जो न्यू रेट है उसमें उन्होंने सब्सटैंशियली इंक्रीज़ किया है उसको, थोड़ा अराउंड 3-4 हज़ार रुपया बढ़ाया है उसका। बट अगर आप देखेंगे तो इंग्वाइनल हर्निया का भी सेम रेट है, वेंट्रल हर्निया का भी सेम रेट है, इंसिशनल हर्निया का भी सेम रेट है, जबकि तीनों में जो एक्चुअल कॉस्ट आता है, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी आता है, हॉस्पिटल स्टे आता है, सब अलग अलग है। लैप्रोस्कोपी का और ओपन सर्जरी का कॉस्ट सेम है, जबकि लैप्रोस्कोपी का इम्प्लांट जो आता है वो इम्प्लांट का ही कॉस्ट 75-80 हज़ार होता है, और ओपन सर्जरी का इम्प्लांट होता है 2,000 रुपये का, लेकिन आपका बजट सेम है। तो दीज रेट्स आर नॉट मेड विद एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये सिर्फ खर्चा बचाने वाले रेट लगा दिए हैं कि अच्छा आप ये रेट पे करो। खर्चा भी बचाओ, लेकिन इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ही नहीं। कोई एक्सपर्ट होता, मान लीजिए डॉक्टर भी है, कम से कम कुछ तो डिफरेंस रखता कि भाई 200 रुपए का 300 रुपए, वैसे भी 100 रुपए में ही खेल रहे हैं सब, 2300 2500 2800 3000। अब कुछ तो डिफरेंस रखना था। हर्निया का आपने एग्जाम्पल दिया, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत भी एक्सपर्ट होगा कुछ तो डिफरेंस रखेगा। ये तो ऐसा है कि किसी ने बैठ के बस बना दिया है। 2011 में किसी ने बनाया था। हाँ, प्रोसीजर का लिस्ट खोल दीजिए और आप देख लीजिए लाइन से आपको प्रोसीजर्स जो है ना, जो एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट प्रोसीजर्स, यू विल सी दैट दे हैव ऑलमोस्ट द सेम रेट। आईसीयू का आप देख लीजिए, आईसीयू के पेजेस आफ्टर पेजेस आर देयर ऑफ आईसीयू, राइट, and variety of different medical conditions, right from cancer treatment to simple seizure treatment to even autism वगैरह का आईसीयू में डाला हुआ है। आईसीयू में कौन सा ऑटिस्टिक बच्चा का आप ट्रीटमेंट करते हैं मुझे तो नहीं मालूम, वो तो सब ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है, और उसका भी आपने वार्ड विजिट आईसीयू वगैरह सब डाल दिया है। यानी आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बीमारी होती क्या है, और आप उसकी रेटलेस लगा रहे हैं। तो these are not made with any application of mind, I'm sorry to say, but ये जो लिस्ट बनाए हुए हैं ये बहुत arbitrary, high handed and people with zero knowledge of actually what that condition is have made these rate lists. अब जो रियलिटी में अगर आप देखेंगे, अगर आपको सीरियसली वर्कआउट करना होता, आप हॉस्पिटल्स का सर्वे करते कि एवरेज प्रिवेलिंग रेट कितना है, फिर आप देखते कि ठीक है ये हॉस्पिटल कितने में मैनेज कर सकते हैं पोटेंशियली, आप कंसल्टेशंस करते विद वैरायटी ऑफ एसोसिएशंस, आप देखते थे कि कौन सी रेट्स आर देयर जो समवॉट फिजिबल लेवल तक आती है, और फिर आप करते थे। और ये कंसल्टेशन उन्होंने किया है माइंड यू फॉर कोविड ट्रीटमेंट। नीति आयोग ने जो रेट्स निकाले थे फॉर कोविड ट्रीटमेंट विच वर फॉलोड इन मेनी स्टेट्स वर वर्केबल रेट्स। अच्छा, ओके, दे वर एक्चुअली वर्केबल रेट्स, बिकॉज उसमें आपका 10,000 रुपया वार्ड का था, उसमें आपका 15,000 रुपया आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर का था, और 18,000 रुपया आईसीयू विद वेंटिलेटर का था, विच इज वर्केबल, एटलीस्ट आपका खर्चा निकल रहा है। दीज रेट्स वर वर्केबल, दे वर नॉट प्रॉफिटेबल
इन लाइक आप कमाओगे 5-10% उसमें, बट दे वर एटलीस्ट वर्केबल रेट्स. दिस वाज ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग मेडिसिन स्टे, बट ये रेट्स वर्केबल थे. इसमें हाई एंड मेडिसिन एक्सक्लूडेड थे, हाई एंड कंज्यूमेबल्स एक्सक्लूडेड थे, बट दीज आर रेट्स विच वर वर्केबल. दे वर डन विद कंसल्टेशंस, राइट. दीज रेट्स आर नॉट डन विद एनी कंसल्टेशन. इसमें आपके पैनल में तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने ये कॉस्ट को अग्री किया था क्या? Because Devi Shetty was there on the panel, right, which was involved to make this Ayushman Bharat rate. He is himself crying today कि ये rate possible नहीं है. तो मतलब वही जो उनका इनपुट होगा वो नहीं लिया गया होगा. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ये रेट्स पे काम करना, क्योंकि आपका बेस रेट ही गलत है. आपका बेस रेट गलत है. आपके जो पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हैं टू डिसाइड द रेट नॉन एग्जिस्टेंट हैं. आपने कभी कोई जो वो प्रोसीजर करता है उसके साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया ये प्रोसीजर में आके लगता क्या क्या है आपको, राइट. अगर आप उसको देखते और आप उसमें ये सोचते कि ये डॉक्टर को एटलीस्ट 2 रुपया घर लेके जाना चाहिए फॉर हिज ऑल हार्ड वर्क, तो यू वुड हैव एटलीस्ट मेड सम डिसेंट रेट. लेकिन आपका ये क्या है कि आपको वो रेट में CGHS रेट तो बहुत सारे हॉस्पिटल अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो CGHS रेट इज वायबल, आप वो रेट में करेंगे. अभी वो रेट में आप देखिए तो सही कि कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोसीजर करने के लिए रेडी है. ये एनालिसिस नहीं हुआ है. इतना बड़ा डेटा सेट है वो, उसको यूज किया जा सकता था. हाँ, अब तो मतलब उनके पास डेटा नहीं है सही. अब आपके पास में अगर डेटा आपको प्रोक्योर करना होता, चारों सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं, राइट, एग्जैक्टली. आपके पास में पूरा का पूरा उनका डेटा आ सकता है कि एवरेज कॉस्ट आप कितना देते हैं सर्जरी का. आप वो सेम ऑफर करते या उसमें आप बोलते थे कि ठीक है ये जो पैकेज रहते हैं और जिप्सा रेट्स हैं जो वो ये चारों कंपनीज के वो सबसे कम रेट हैं प्रिवेलिंग मार्केट में जो वो ऑफर करते हैं, राइट. बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो रेट भी बोलते हैं हम ये रेट पे भी काम नहीं करेंगे, और वो रेट में भी आप देखेंगे ना तो दे आर एटलीस्ट 2 to 3 times द रेट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, उससे तो ज़्यादा ही होंगे. और ये देखिए ना, आप एक ही रेट पूरे देश में कर रहे हैं. मतलब आप मुंबई में ऑपरेशन करवा रहे हैं वो भी शायद सेम है रेट जो सरकार दे रही है आयुष्मान भारत में. आप कहीं गांव में करवा रहे हैं, सेकंड थर्ड टाउन में करवा रहे हैं तो भी सेम है. सेम था. अभी उन्होंने अभी बदल दिया. थोड़ा उन्होंने टियर 2 और टियर 1 का उन्होंने रेट को इंक्रीज करके दिया है, बट इंक्रीजेस बाय 10% 15%. अच्छा, उतना ही इंक्रीज है. और कॉस्टिंग में बहुत फर्क है. लेकिन अभी मेरे पास में कोई जो स्टाफ 20,000 में काम करते हैं वो रूरल में 5,000 में काम करेंगे, तो वो कॉस्ट में बहुत फर्क है. मतलब ये तो है, उसका एक्सपेंसेस इतना ज्यादा तो है. 10-20% का डिफरेंस नहीं है उनका वो कॉस्टिंग, और उनका रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम. गांव खाते में कितना खर्चा होता है आदमी के घर का? कुछ नहीं कंपेयर टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, जिसमें आदमी के घर के भाड़े ही कम से कम 30,000 के नीचे आपको 1 रूम का नहीं मिलेगा यहाँ पर. और गांव में आपको रहना है फ्री में आपके खुद के घर पे, तो घर भी गवर्नमेंट बना के देती है. ये भी है. तो ऐसी बात है. तो कॉस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फर्क है. मतलब रूरल कॉस्टिंग और अर्बन कॉस्टिंग सेम हो ही नहीं सकता. जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तो एक तो इंश्योरेंस कंपनीज वर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इन द सेंस कि जब इतने सारे लोग आपका एक तरीके से आप प्राइवेट प्लेयर्स को जा रहा है तो उनका भी एक इंश्योरेंस कंपनीज को भी बेनिफिट होगा इन द सेंस कि एक पूल बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी शायद कम हो जाए ओवरऑल. तो ये एक था. एक प्राइवेट जो सेकंड टायर थर्ड टायर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी बहुत कम है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सारा जो लोग हैं वो अब एलिजिबल हो गए हैं, पुअर पीपल, नाउ दे कैन गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे हैव एन ऑप्शन. तो जो भी सारी बड़ी चेन्स हैं हॉस्पिटल्स की वो भी वहाँ पे जाके छोटे छोटे शहरों में अब अपनी चेन्स खोलेंगे, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाएंगे. तो ये मतलब काफ़ी अच्छा स्कीम था, आइडिया अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एकदम मतलब ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है और ना कोई इंश्योरेंस का बेस बढ़ रहा है. मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें जो एक्सपेक्टेड था. मैंने ये बहुत सारे फोरम्स पे प्राइसिंग का इशू रेज किया है. आई स्पोक टू वन सीनियर मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट आल्सो. आई टोल्ड हिम अप फ्रंट जब ये स्कीम लॉन्च हुआ कि ये प्राइसेस वायबल नहीं है, बट टियर 1 सिटीज़ में ये रेट्स नहीं चल सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल. उन्होंने बोला हम रीवर्क कर रहे हैं. 3 साल तक रीवर्क नहीं किया, अब जाके रीवर्क हुआ है.
कि मैं और वो 18 में भी मैंने बोला था। उसके बाद में जो यहाँ पर स्टेट है उसमें इम्प्लीमेंटिंग के लिए जो मेन वन ऑफ द मेजर पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग, आई स्पोक टू हिम अगेन इन अ कॉन्फ्रेंस एंड पर्सनली ऑल्सो, और उनको मैंने बोला सर ये रेट्स वायबल नहीं है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हिज रिप्लाई टू मी वाज कि हमारे पास में, आप कैसे बोलते हो वायबल नहीं है, हमारे पास में 15,000 हॉस्पिटल्स का वेट लिस्ट है और आप भी अप्लाई करो ना। आप सोचिए ये कितनी बड़ी झूठ है। कहाँ 15,000 हॉस्पिटल हैं आपके पास? यहाँ पर आज दिन तक मुंबई सिटी में आप 5 हॉस्पिटल नहीं एम्पानल कर सके हो, 15,000 तो दूर की बात है। कहाँ पे है आपका वेट लिस्ट? और झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो ये सब इंफॉर्मेशन जो ऊपर तक जा रहा है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स विलिंग हैं, ये झूठी इंफॉर्मेशन जा रही है गवर्नमेंट को। कोई विलिंग नहीं है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं। मुंबई में कैसे है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्ट की जगह उनको गवर्नमेंट ने दी है, उनको पानी का सब्सिडी है, लाइट का सब्सिडी है। जो बड़े जैसे हिंदुजा है, जसलोक है, कोकिलाबेन है, ये सब जगहें जो हैं ये प्लॉट अलॉट किया हुआ है गवर्नमेंट का, उनको फ्री में जगह दी हुई है। तो गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है कि आपको, आप जगह हमने फ्री में दिया है, पानी इलेक्ट्रिसिटी आपको हम सब्सिडी में दे रहे हैं, तो आपको तो ये स्कीम रन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स को प्रेशराइज करके स्कीम में लेने के लिए बोला गया है बाय थ्रेटनिंग देम कि हम तुम्हारी परमिशंस कैंसिल करेंगे। बट आप देखेंगे एक्चुअल क्या हो रहा है, तो हाँ विलिंगली कोई भी नहीं करेगा। फाइनली इसमें क्या किया जा सकता है? रेट आउट टू हैज टू बी इंक्रीज। अगर आपको सीरियसली इसको करना है तो यू हैव टू इंक्रीज द हेल्थ केयर बजट 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम्स मतलब 6,000 करोड़ है तो बनता है। क्या है 25-30 करोड़ तो कम से हाउ मच कम। इज इट हाउ मच इट इज, आई मीन आप सोच लीजिए, इट इज 40 रुपीज पर पर्सन, राइट? कितना है, आई मीन कॉस्ट कितना है? 400 रुपया पर पर्सन के हिसाब से हो गया। कितना आप कॉस्टिंग, आप देखो 140 करोड़ की आबादी है हमारी, राइट? तो हाउ मच इज द एवरेज हेल्थ केयर कॉस्ट पर पर्सन दैट यू आर इनकरिंग? इट इज वेरी लो, इट इज वेरी लो। और जो बाकी का बजट है उसको ही कम से कम यूज करके और आप इसमें सोचते थोड़ा हैं बहुत कि किया। इंश्योरेंस कंपनी ये स्कीम रन करेगी और वो प्रॉफिट कमाएगी, तो वो नहीं कमाने वाले, ना आप कमाने वाले हैं कुछ उसमें, ना पैसा बचाने वाले हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अपना भी मार्जिन निकालना है बीच में, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी का तो कॉस्टिंग आपसे तो मैनेज नहीं हो सकेगा। इंश्योरेंस कंपनी से भी आपको उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग वगैरह करके आप मैनेज कर सकते हैं ना, तो उनका भी आउटलुक खत्म हो जाता है पैसा। प्रीमियम अभी बढ़ा के दिया है गवर्नमेंट ने, कवरेज जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए प्रीमियम बढ़ा के दिया है ये साल से। लेकिन जो बेस आपका कवरेज है 5 लाख का, आप बोलते हैं फ्लोटर, वो 5 लाख कभी यूज नहीं हो सकता। और एक ये भी है ना कि जो सैलरी मिल रही है या जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी होल टैक्सेबल ही है सारा। टैक्सेबल है बिल्कुल, उसमें भी कोई वही रियायत तो नहीं बोल रहा है। हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि ये रेट पे हॉस्पिटल्स कमाने वाले हैं और उनको टैक्स भरने वाले हैं। आप ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए कि ये हॉस्पिटल्स जो है, ये स्कीम जो है आप CSR में अलाउ करेंगे, कॉर्पोरेट्स को अडॉप्ट करने दो और वो CSR में जो भी डिफरेंस है वो कर लीजिए, बराबर है। आप ये स्कीम कर लीजिए कि ये जो कॉस्ट है, जो हॉस्पिटल्स ये स्कीम लेंगे हम उनको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम बेनिफिट फॉर देम टू मेक इट वर्क। आप उनको बोल दीजिए कि हम आपके लिए स्टाफ रेशियो रिलैक्स कर देंगे, राइट? तो आप ज़्यादा पेशेंट ले लीजिए बेड के हिसाब से, जो बेड स्टाफिंग रेशियो है वो आप उसको थोड़ा लिबरलाइज कर दीजिए, राइट? आप उनको, जो हॉस्पिटल्स ये स्कीम लेते हैं, आप बोल दीजिए कि आप पानी का कॉस्ट हम आपको सब्सिडी दे देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे देंगे। पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अभी भी सोचते हो कि ये रेट पे हॉस्पिटल्स कमाने वाले हैं और हज़ारों करोड़ डालने वाले हैं टू मेक न्यू हॉस्पिटल्स। आई मीन रियली कम ऑन कौन डालने वाला है? सी आउटफ्लो आपने डबल किया हेल्थ केयर बजट 2021 में हेल्थ केयर बजट को डबल किया। हमने बहुत उम्मीद लगाई कि हेल्थ केयर बजट डबल हुआ है तो एटलीस्ट जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें थोड़ा आउटले जो है वो बढ़ेगा, थोड़ा वायबिलिटी होगा फॉर दीज स्कीम्स, सो देन मोर हॉस्पिटल्स कैन एम्पैनल। बट देन वी फाइंड आउट that entire cost is actually going, additional resources are going towards water and sanitation, not towards actual increasing outflow of expenses on these। जो आपका पेट प्रोजेक्ट है जिसको आपको पूरे इंडिया को कवरेज में लाना है, जिसको आपने अभी एक्सपैंड किया, बोलते हैं 67% ऑफ पॉपुलेशन को आप कवर देंगे, लेकिन वो 67% ऑफ पॉपुलेशन अगर सिर्फ आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो आप खर्चा किसका बचा रहे हैं? You are taking money from insurance company and paying that to government hospital. सर लास्ट, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई है,
तो इसमें जो सरकार ने जो पब्लिक हेल्थ के लिए आपने कहा कि हमने काफ़ी बातें की कि क्या-क्या कमियां हैं आयुष्मान भारत में, लेकिन पब्लिक हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे रही है मोदी सरकार। तो वहाँ पे क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या हो रहा है, उसमें कितना ध्यान है सरकार का? सी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है टू एक्सपैंड द पब्लिक हॉस्पिटल नेटवर्क ऑफ द कंट्री एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली में यही सही तरीका है यहाँ पर हेल्थ केयर मैनेज करना। प्राइवेट सेक्टर पे इंडोर का काम बढ़ाने के पीछे जाने से ये बहुत अच्छा तरीका है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए एम्स, आपको मालूम है 12 एम्स तो ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं। प्लस ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम किया है जिसमें हर एक स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया है कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं जिनको, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज करने का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी इन लार्ज पार्ट। मतलब आई थिंक कुछ 70% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी एंड ओनली 30% स्टेट हैज़ टू पेयर। बहुत सारे स्टेट्स ने ये स्कीम को लिया है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूपी ने लिया है, राजस्थान ने लिया है, आई थिंक बिहार ने भी लिया है, काफ़ी स्टेट्स हैं, हरियाणा ने भी लिया है। तो काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये स्कीम्स लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा बूस्ट है। अब आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है 40-50 बेड, 100 बेड मैक्स, वो आप उसको 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। वहाँ पर आपका नर्सिंग कोर्स, डॉक्टर का MBBS का कोर्स, आपका PG का कोर्स, आपका वार्ड बॉय का कोर्स, आपके सबके सब टेक्निकल कोर्सेज आ जाते हैं। लोकल हेल्थ केयर सिचुएशन बिकम सो मच बेटर। कम से कम 3 से 4 गुना का बहुत कैपेसिटी, 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट कैपेसिटी बढ़ जाते हैं। आपके जो डॉक्टर्स आने वाले हैं वहाँ से पढ़ के, वो आपका 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक्चुअली। इसके रिजल्ट्स हमको नेक्स्ट 3-4 साल में दिखना शुरू होंगे। हमारे पास में बहुत, जितने डॉक्टर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा डॉक्टर हो जाएंगे। और ये करेक्ट मेथड है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द मासेस। आप ये उम्मीद करते हैं कि आयुष्मान भारत जैसा स्कीम जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अडॉप्ट करेंगे, तो जब तक आप उसको 3 to 4 टाइम्स रेट इंक्रीज नहीं करेंगे वो नहीं होने वाला है। आप 15-20% इंक्रीज करेंगे तो भी नहीं होने वाला है। एंड सम रैशनल हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू इट। ऐसा रैशनल पे तो काम करना इज नॉट पॉसिबल। और मेरे ख्याल से ये जो MBBS MD इनका सीट जो बढ़ रहा है, बढ़ाया है, हाँ बढ़ाया है। नॉर्म्स लिबरलाइज किए हैं, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स डबल हो गए हैं पहले से अभी जो अलाउ किए हैं, और वो बहुत अच्छा स्टेप है एक्चुअली। पहले कैसा था कि PG की गाइड सिर्फ एक स्टूडेंट ले सकता था, अभी 2 ले सकता है। सो कैपेसिटी डबल हो गई है PG स्टूडेंट्स की। तो इवन पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा हो जाएंगे पहले से काफ़ी। और इसमें नेशनल जो मेडिकल कमीशन बन रहा है, हाँ, वो पहले वाले स्ट्रक्चर से आपको कितना लगता है कि अच्छा होगा? फंक्शनिंग इवेंचुअली वही होने वाली है, जो आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एज फार एज इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स आर कंसर्न, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। अच्छा, बट ओवरऑल नॉर्म्स तो लिबरलाइज हुए हैं। नॉर्म्स लिबरलाइज करना ज़रूरी था बिकॉज बहुत ही एलिटिस्ट नॉर्म्स थे। आप सोचिए, आपको अगर मेडिकल कॉलेज डालना है तो आपको 20 एकड़ ज़मीन चाहिए। 20 एकड़ ज़मीन, आप सोचिए शहर में, बड़े शहर में अभी नॉर्म्स को चेंज करके लिबरलाइज किया है एंड यू स्टिल रिक्वायर 5 एकर्स ऑफ लैंड इन अ सिटी। आप सोचिए मुंबई जैसे शहर में 5 एकड़ ज़मीन की वैल्यू क्या है। मुंबई जहाँ पर आज की डेट में एक फुट का 40,000 रुपया कॉस्ट है, 1 स्क्वायर फुट का। एकड़ 40,000 फुट होता है। तो आप व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू थिंक पीपल आर विलिंग टू मेक इन पुटिंग अ मेडिकल कॉलेज? और ये नहीं, अगर आपको 50 स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज डालना है तो आपको 200 का स्टाफ चाहिए, राइट? क्योंकि आपके नॉर्म्स उस हिसाब के हैं। आपको डिपार्टमेंट होना है, आपको डिपार्टमेंट में एक बॉस होना है, उसके नीचे एक जूनियर होना है, उसका अपना प्रोफेसर होना है, मतलब एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, फिर प्रोफेसर होगा, फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके बाद में आपका जो रेजिडेंट डॉक्टर आएगा और उसके नीचे हायरार्की। हाँ, और ये सब डिपार्टमेंट आपको फिजिकल, वो सब डिपार्टमेंट भी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट की अलग लैब होगी, अलग। तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है फॉर प्रोड्यूसिंग सो फ्यू नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट इज़ एलिटिस्ट। अभी आप सोचते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेजेस 25-25 लाख रुपए साल का फीस क्यों लेते हैं जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं? क्योंकि उनको 300 बेड का हॉस्पिटल डालना है। 300 बेड का हॉस्पिटल डालना है तो 300 बेड के हॉस्पिटल का ही स्टाफ 1000 के ऊपर हो जाता है। वो कॉस्टिंग कौन भरेगा? बिकॉज दैट हैज़ टू बी चैरिटेबल हॉस्पिटल। उसमें से आप चार्जेस ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि आपको मिनिमम ऑक्यूपेंसी 80% रखना है उसका। तो जब तक उतने पेशेंट आएंगे
और फिर उतने पेशेंट के लिए आपको उतने डॉक्टर रखने हैं, और उस हिसाब से आपको फिर स्टूडेंट से पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट तो 10-20 रुपए दे के जा रहे हैं, तो उसका पैसा कौन भर रहा है? अल्टीमेटली द स्टूडेंट्स आर पेइंग। ये लोग समझते नहीं ना कि जो हाँ। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, जब आप कोई सेटअप करते हो न्यू हॉस्पिटल को, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी सारी ज़्यादा है कि मतलब 100 करोड़ 50 करोड़ के बिना तो बात शुरू ही नहीं होती है। हो ही नहीं और जब आप सकता। एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई फिलंथ्रोपिक उस तरीके से शुरू करेगा, तो वो कॉस्ट इवन भी नहीं होगी ना। नहीं, वो फिलैंथ्रोपी के हिसाब से फिर आप उसको दो ना बेनिफिट्स। हाँ, वो है नहीं, आप क्योंकि उसको- एवरीबडी इज सपोज टू बी। अगर आप सोचते हैं, आप बोलते रहते हैं हमेशा हर फोरम पे कि डॉक्टर्स को फिलैंथ्रोपी के हिसाब से करना चाहिए, अभी ठीक है, उनको फिलैंथ्रोपी के हिसाब से बाकी बेनिफिट्स दे दीजिए। वो तो आप नहीं दे रहे हैं कुछ भी। आप डॉक्टर्स को कौन सी रियायत देते हैं? डॉक्टर्स से आप फुल जितना आपको टैक्स लेना है उतना लेते हैं, जैसे बाकी प्रोफेशनल्स का लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आपको उनको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है खुद के लिए, इंडेमनिटी लेना पड़ता है खुद के बचाने के लिए, उनको अपना खुद का इक्विपमेंट खुद का खरीदना पड़ता है मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं, बराबर है। उनको जो अपना पर्सनल जो प्रैक्टिस के लिए जो सब चाहिए, उसमें भी आप कुछ नहीं, आप मेडिकल इक्विपमेंट पे 18% का टैक्स लगाते हैं। वी होप कि गवर्नमेंट में चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे ये नॉर्म्स हो, जो लिबरलाइजेशन होना चाहिए मेडिकल एजुकेशन का फर्दर जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। वी होप कि वो होगा, कोई सुने तो इसको। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस समय ये समय देने के लिए, इतनी रात को हमारे साथ बैठने के लिए। आई नो आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, वो भी आपका वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। माय प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सर।